बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। इस वक्त हम जो हल्का डिस्कस करने जा रहे हैं वो डेरा गाजी खान का कौमी असम्बली का दूसरा हल्का NA 185। ये हल्का इस दफा बिल्कुल एक नया यकसर मुख्तलिफ बनकर आया है। पिछली दफा डेरा गाजी खान जिस हल्के के साथ था NA 191 के ऊपर, उसमें ये हल्का यूं समझ लें कि दरिया सिंध से शुरू होता था और बवाडा चेक पोस्ट तक जाता था। लेकिन इस दफा जो नई डिलिमिटेशन हुई है, नई हल्का बंदी हुई है, उस हल्का बंदी के तहत डेरा गाजी खान शरकन गरबन की बजाय ये हल्का शुमालन जनूबन बन गया है। तो इस दफा डेरा गाजी खान के हल्के के साथ, कौमी असम्बली के हल्के के साथ सरवर, रोंगन, खर, फोर्ट मंडरू, चोटी बाला, ये इलाके कट गए हैं। ये एक और कौमी और सूबाई असम्बली के हल्के के साथ चले गए हैं। तो डेरा गाजी खान शहर और उसके बाद उसके मुदाफाती जो यूनियन काउंसिल हैं वो और कोट छोटा शहर, इनको मिलाकर एक कौमी असम्बली का हल्का बनाया गया जिसको 185 कहते हैं। एक नई एक पॉलिटिकल जो है ना सफबंदी यहाँ पर देखने में आएगी। एक नया एक माहौल बनेगा। इस पे उम्मीदवार जो पिछली दफा खड़े हुए थे उनके लिए भी बहुत सारे चैलेंजेस सामने आ गए। डेरा गाजी खान शहर को सूबाई असम्बली की सतह के ऊपर दो हिस्सों में तकसीम हुआ। उसमें एक पोर्शन जो है ना वो PP 289 के साथ चला गया और इसी हल्के की जो दूसरी विंग है PP 288 उसके साथ बाकी दीगर शहर है। तो 185 के ऊपर पिछले दफा जो मेन तीन जो प्लेयर थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मोहतरमा जरताज गुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सरदार अवैस अहमद खान लगारी और आज़ाद हैसियत में सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा थे। और उस वक्त एक PTI का एक रेला था, उसको आप जो भी नाम दे दें, बहरहाल PTI का जो मुहिम थी वो बड़े जोर के ऊपर थी। तो मोहतरमा जरताज गुल वजीर ने इस हल्के से कमोबेश 80,000 के करीब वोट लिए और इसी तरीके से मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर सरदार अवैस अहमद खान लगारी ने 55,000 के करीब लिए और आज़ाद हैसियत में सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा ने 33,000 के करीब यहाँ पर वोट लिए। तो मोहतरमा जरताज गुल वजीर ने यह नशिस्त जीत ली। अब ये हल्का एक नई शक्ल के अंदर सामने आया है। इसमें जो पुराने जो प्लेयर्स हैं उनको एक दफा घर बैठकर जोड़ कर बैठना पड़ गया कि जी हमारे साथ क्या हुआ। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ सियासतदानों का कहते हैं जी उन्होंने ये हल्के बनवाए, लेकिन वो जिसका नाम भी लिया जाता है वो लोग खुद परेशान है कि ये किस तरह की जो हल्का बंदी हुई है जिसमें बिल्कुल एक अजीब गरीब सी सूरत हाल सामने बनकर रही है। इस पे भी लोग गए हुए हैं इसकी डिलिमिटेशन के लिए, इसको चैलेंज करने के लिए इलेक्शन कमीशन में। इसका भी हतमी फैसला 29 नवंबर तक होगा, तब जाकर ये क्लियर होगा क्या है कि यही हल्का होगा या इस हल्के के अंदर कोई मजीद कमोबेशी होगी। लेकिन अगर कोई तब्दीली हुई भी सही तो बड़ी माइनर सी होगी, वो इतनी बड़ी तब्दीली नहीं होगी जिसकी बुनियाद पे हम कह सके कि कोई मेजर चेंज आ गया यहाँ पर। तो मजमूई तौर पर ये हल्का डेरा गाजी खान शहर से लेकर बीच में अगर आली वाला निकाल दें तो हम मामूरी और दूसरी साइड से होते हुए हम कोट छोटा शहर तक जाते हैं। तो ये हल्का बना है। यहाँ पर बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो इस हल्के में जो लगारी और बामुकाबला खोसा सरदार होगा। यहाँ पर पार्टी का वोट भी हटकर दो धड़े, दो ग्रुप यहाँ पर बड़े मजबूत हैं और खोसा ग्रुप भी जो बुनियादी तौर पर जो मेन ग्रुप है, जो पब्लिक ओपिनियन है वो ये है कि यहाँ पर सरदार सैफुद्दीन खान खोसा का जो ग्रुप है वो बड़ा अहमियत का हामिल होगा। कोट छोटा शहर हो गया या उसके साथ उसकी दीगर यूनियन काउंसिलें हो गई, जहाँ पर उनके दोस्तों की, उनके काउंसलर की और उनके जो सपोर्टर्स हैं उनकी तादाद बड़ी तादाद में मौजूद है। इसी तरह जब नीचे आएंगे तो फिर वो सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा होंगे। तो खोसा ग्रुप का भी एक अमूमी परसेप्शन ये है लोगों का कि इस NA 185 के ऊपर अगर खोसा हाउस मुत्तहद हो जाता है और सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा और सरदार सैफुद्दीन खान खोसा या फिर सरदार मोइनुद्दीन खान खोसा ये अगर मिलकर इन हल्कों के, इन सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ते हैं तो यकीनन इनके जीतने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन अगर इनके बामी इख्तलाफात जो कि बज़ाहिर अभी तक हैं और अगर वो रहते हैं तो और ये एक दूसरे के साथ मिलकर इलेक्शन नहीं लड़ते और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करते तो यकीनन इनके जीतने के लिए उतने ही चांसेस कम होते जाएंगे। और जहां तक लगारी सरदारों की बात है तो मुस्लिम लीग नून के अंदर एक रिफ्ट पड़ी हुई है और वो ये है कि NA 185 के ऊपर मुस्लिम लीग नून की तरफ से टिकट के जो दावेदार हैं वो सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम साहब भी हैं। उनका कहना ये है कि उनके साथ मियां नवाज शरीफ साहब की कमिटमेंट है कि इस हल्के की कौमी असम्बली की जो टिकट है वो उनको मिलेगी। और दूसरी तरफ इस हल्के से उम्मीदवार सरदार अवैस अहमद खान लगारी हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हैं। उनका दावा यह है कि ये टिकट उनको मिलेगी। देखना यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपना ये टिकट किसको जारी करती है। जब टिकट जारी होगा उसके बाद एक नई सफबंदी देखने में आएगी। अगर सरदार अवैस अहमद खान लगारी हुए तो उनके दो मुमकिन विंग जो अब तक मेरे सामने हैं वो ये है
کہ PP288 के ऊपर उनके उम्मीदवार सैयद अब्दुल अलीम शाह साहब होंगे और PP289 के ऊपर उनके उम्मीदवार सरदार अहमद खान लगारी होंगे। और अगर ये टिकट सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम साहब को मिलती है, जो उनके मुताबिक वो उसामा अब्दुल करीम साहब को लड़ाना चाहते हैं अपने साहबजादे को यहाँ इस नशिस्त से, तो उनकी जो मुमकिन विंग्स होंगी वो शायद ये दो ना हो, सैयद अब्दुल अलीम शाह साहब और सरदार अहमद खान लगारी। उनको ये लगता है कि मेरी उनसे बात हुई है, उनको ये लगता है कि शायद वो अपनी विंग का फैसला वक्त आने पर ओपन करेंगे और बताएंगे कि जी उनकी विंग कौन हो सकती है। तो ये बहरहाल एक कंट्रोवर्सी है, एक यूं समझ लें कि सवालिया निशान यहाँ पर मौजूद है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टिकट किसके पास जाएगा। उसके बाद ये फैसला होगा कि उनके मद्दे मुकाबिल जो खोसा सरदार हैं वो आया कि आज़ाद हैसियत में या किसी पार्टी के फोरम के ऊपर इलेक्शन लड़ते हैं, वो मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं, वो अलग अलग इलेक्शन लड़ते हैं। तो ये चीज़ भी देखने वाली होगी। तो 29 नवंबर तक एक तो जो अपीलें हैं उनके फैसले होने हैं, वो बेसिकली PP288 और PP289 के हवाले से है कि शहर का जो हिस्सा PP288 से कट कर 289 में गया, तो बेसिक पिटिशन यही है कि जो उसको दोबारा शहर के साथ इंटैक्ट कर दिया जाए और जो देही इलाके हैं उनको ऊपर और कोट छोटा शहर के ऊपर मुश्तमिल PP289 को बनाया जाए। वो NA के ऊपर नहीं है, NA तो तकरीबन यही रहेगी जो है हमारे पास। तो उसमें ये देखना होगा कि जी जो खोसा सरदार हैं उनका आपस में बामी फैसला क्या होता है। तो बुनियादी तौर पर जो मैच पड़ेगा वो लगारी वर्सेस खोसा ग्रुप पड़ेगा। बेसिकली नून का पहले फैसला होगा कि वो टिकट लगारी ग्रुप के पास जाएगी, वो हाफिज अब्दुल करीम ग्रुप के पास जाएगी, और फिर उसके बाद डिसाइड होगा कि उनकी विंग कौन सी होंगी नीचे। और इसी तरीके से खोसा सरदारों के ऊपर होगा कि सरदार दोस्त मोहम्मद खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में है, सरदार जुल्फकार अली खान खोसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सरदार मोहिउद्दीन खान खोसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सरदार सैफुद्दीन खान खोसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अगर ये तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं तो क्या आया कि ये PTI के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे, और अगर ये इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो क्या आज़ाद हैसियत में ये सरदार दोस्त मोहम्मद खान के साथ इनका कॉम्बिनेशन किस तरह बनेगा। क्या आया कि सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा इनको कन्विंस कर लेंगे कि किसी तरीके से आप उसके साथ आ जाएं। तो इसके ऊपर अभी बहुत सारा काम होना बाकी है। ये एक ऐसा हल्का है जो बिल्कुल चेंज हुआ है और एक बिल्कुल इसकी डायनामिक चेंज हुई है, इसकी सियासी जो मंजरनामा है वो चेंज हुआ है। यहाँ पर जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं उनकी चेंजिंग यहाँ पर आई हैं, जो नए लोग यहाँ पर कोट छोटा शहर जिस तरह आया है, तो एक नई चीज हमारे सामने आई है। तो यकीनन यहाँ पर जो चीजें हैं वो अभी बहुत सारी डेवलपमेंट्स होनी है, पॉलिटिकली डेवलपमेंट्स होनी है, यहाँ पर बहुत सारी चीजों को क्लियर होना भी बाकी है। तो हल्का फाइनल होने के बाद दो चीजें तीन चीजें आप याद रख लें कि पहले तो ये डिसाइड होगा कि आया कि यहाँ से टिकट किसको मिलेगा, वो सरदार अवैस खान लड़ेंगे या उसामा अब्दुल करीम लड़ेंगे, पहले ये, और इसके बाद फिर उनकी नीचे विंग डिसाइड होंगी। एक तो ये होगी और दूसरा ये होगा कि खोसा सरदारों का मुमकिन फैसला क्या होगा। मेरी आखिरी बात ये होगी कि अगर खोसा सरदार आजाद हैसियत में भी अगर एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन बनाकर इन नशिस्तों के ऊपर लड़ते हैं तो उनके जीतने के चांसेस बहरहाल बन जाएंगे। और अगर वो लोग एक दूसरे के साथ इत्तेहाद करके नहीं लड़ते, सरदार सैफुद्दीन खान खोसा सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा का आपस में इत्तेफाक राय नहीं हो सकता, तो फिर इसके ऊपर जीतने के जो चांसेस हैं वो थोड़े से कम हो जाएंगे और उस पर उनको बड़ी मुश्किल और बड़ी मेहनत का सामना करना पड़ेगा। और शायद वाली बात है कि फिर उसके ऊपर इलेक्शन के नतीजे कुछ भी आ जाएं, तो खोसा हाउस को सोचना पड़ेगा इस हल्के के ऊपर, खोसा बिरादरान को सोचना पड़ेगा इस नशिस्तों के ऊपर। और अगर वो आपस में बामी इख्तलाफात खत्म ना कर सके तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई खातिर खा कामयाबी हासिल हो सके। और बिल्कुल इसी तरह ही मुस्लिम लीग नून को सोचना पड़ेगा कि अगर वो लगारी और हाफिज साहब को बिठाकर कोई मुमकिन हल नहीं निकालते तो यहाँ पर भी एक पोलिटिकली उनका सीटों का लॉस होने का अंदेशा हो सकता है। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता गया तो जितना ये इबाम बढ़ेगा उतना ही ये खोसा सरदारों के लिए फायदे की बात होगी। ये थी NA 185। अब हम बात करेंगे अगले प्रोग्राम में PP288 PP289 के ऊपर, इसकी डायनेमिक क्या है। यहाँ पर सरदार अहमद खान लगारी, अलीम शाह साहब, इस पे अहमद अली दृश्य का भी नाम सामने आ रहा है, हनीफ खान पिताफी जो यहाँ से MP रहे हैं वो भी आ रहे हैं सामने। इसके अलावा महमूद कादर लगारी साहब का भी नाम आ रहा है कि उनको भी चांसेस हो सकते हैं यहाँ से लड़ने के। तो वह उसके लिए बहुत सारे उम्मीदवार हैं, वो फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो NA 85 के ऊपर हमारी फिलहाल जो अब तक की पॉलिटिकल डेवलपमेंट थी वो यही थी। इंशाल्लाह इसके साथ दोबारा हाजिर खिदमत होंगे, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।